गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स को। इसमें हमने अमरावती और सांची स्तूपा एंड स्तूपा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब डिस्कस किया था कि कैसे अमरावती के स्तूपा को हम इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर सके कंपेयर टू सांची स्तूपा, क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुआ था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी बोला था कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड सांची सर्वाइव while अमरावती डिड नॉट। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से डिटेल में लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया था। आज हम स्कल्पचर्स, जो कि अलग अलग मूर्तियां और अलग अलग डिजाइन हमें जो वहां पे स्कल्पचर्स मिलते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे कि क्या हुआ उनका, उनके कुछ मतलब होते थे एंड यूरोपियंस उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि अमरावती का हमने एक वेस्टर्न गेट देखा था, जो कि वो लोग उठा के मतलब निकाल के अपने साथ ले गए, ईस्टर्न गेट। तो कैसे चीजें प्रिजर्व नहीं हो सकी थी अमरावती की, और स्तूपा सांची का हुआ था। तो इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे और आज आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को एक थम्स अप भी जरूर दे दीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे स्कल्पचर। तो हमने देखा था चैप्टर में, जब मैं अमरावती के बारे में डिस्कस कर रही थी, और इवन स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर से ये चल रहा है कि कैसे यूरोपियंस में सब आ गए, ब्रिटिशर्स और जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी जो हमारे देश में आ रही थी, वो सबकी ये कोशिश थी कि वो यहाँ से स्तूपास की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो डिजाइन से आप देख रहे हो तो कितनी बेहतरीन नक्काशी हो रखी है। उस वक्त में इतनी बेहतरीन नक्काशी बहुत मेहनत का काम था, और यूरोपियंस तो ये सब देख के बिल्कुल ही दंग रह गए थे, और उनको था कि जो अच्छी चीज मिल रही है यहाँ से अपने पास ले जाओ। तो these sculptures are actually destroyed। अमरावती का कितना ब्यूटीफुल स्तूपा, बट हम सेव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ यूरोपियंस की जो ये तरीका था कि वो अपने पास सब कुछ ले जाया करते थे अपने साथ। अब स्टोरीज इन द स्टोन, इनके ऊपर कुछ कहानियां हैं। इनके कुछ, जो आप देख रहे हो, एलिफेंट है, पिकॉक है, लायन बने हैं, तो इन सब के कुछ मतलब हैं। कैरिंग स्क्रोल्स, वी हैव सीन वेंडरिंग स्टोरी टेलर्स, जो कहानियां बताते हैं, चरण चरना चित्रास ऑफ क्लॉथ एंड पेपर with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story। तो बेसिकली ये चरना चित्रास बेसिकली स्टोरी टेलर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, और पेपर या फिर कपड़े के ऊपर उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई होती हैं, और जैसे जैसे कहानी बताते जाते हैं उनके साथ वो पिक्चर्स भी दिखाते हैं, क्योंकि पिक्चर्स देख के हम बेटर चीजों को समझते हैं। जैसे कि आप अगर इसको देखोगे तो ये हमें एक स्कल्पचर लग रहा है, एक मिनट रुकिए, 4.13 का, ये देखिए। ये हमें ऐसा लगेगा देखने में कि ये रूरल एरिया यानी कि गांव का, विलेज का कोई सीन होगा। अगर आप इसको सिर्फ एक पहली नजर में देखोगे तो आपको ये पिक्चर कुछ वैसी ही लगेगी। द स्कल्पचर सीम्स टू डिपिक्ट अ रूरल सीन। इसमें आप देखोगे आपको हट मिलेंगी, घर बने हुए, पेड़ दिखेंगे। हाउएवर जब आर्ट हिस्टोरियंस, वो हिस्टोरियंस जो ये चित्र बने हैं, जो पिक्चर्स बनी हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने उसको केयरफुली जब इन स्कल्पचर्स को पढ़ा तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये विस्कंटा जटाकू, जो ये स्टोरी है, जटाका और पंचतंत्र, इन सब में से ये जो विस्कंटा जटाका है उसकी में से एक ये सीन है जो यहाँ पे बनाया गया है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ जेनरस प्रिंस जो कि अपनी हर चीज गिव अवे कर देता था ब्राह्मण्स को, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में चला गया अपनी वाइफ के साथ एंड अपने बच्चों के साथ। तो बेसिकली ये कहानी है एक ऐसे प्रिंस की जो कि बहुत दयालु थे, उन्होंने अपनी हर चीज ब्राह्मण्स को दे दी और वो अपना जीवन बसर करने फॉरेस्ट में चले गए अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के साथ। तो हिस्टोरियंस ऑफन जो टेक्स्ट्स मिलते हैं उनसे इनके मीनिंग्स को कंपेयर करते हैं जो ये हमें पिक्चर्स मिलती हैं। तो ये एक प्रिंस की कहानी लिखी हुई है
जटाका और पंचतंत्रा ये हमने शुरू से ही पढ़ा है कि वहाँ के ऑर्डिनरी लोगों की हमें काफी बातें यहाँ से पता चलती हैं, सोर्स है ये। तो जब हिस्टोरियंस इनको पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी चीज बनाई गई है सॉरी, जो भी चीज बनाई गई है उसका कुछ मतलब है, उसको ऐसे ही नहीं बना दिया जाता था। कुछ चीजें वर्शिप भी की जाती थी, वर्शिप इन द सेंस पूजनीय होती थी। Art historians have acquired familiarity with the hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture. जब आपको बुद्धा से रिलेटेड आपको स्तूपास में स्कल्पचर मिलेंगे, तो आपको उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धा के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये माना जाता है कि बुद्धा ने एक ट्री के नीचे एनलाइटमेंट अटेन की थी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बोधि ट्री दिखाया गया है। ये देखिए, सॉरी, ये वाले में अगर आप इस वाली इमेज में देखोगे तो ये एक बोधि ट्री है, और माना जाता है इसी ट्री के नीचे बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये वर्शिप यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट पूजनीय हो गया। मैनी अर्ली स्कल्प्टर्स, जो पहले जो शिल्पकारी करते थे, जो आर्टिस्ट्स बनाते थे ये सब चीजें, उनमें बुद्धा को ह्यूमन की तरह नहीं दिखाया गया था। इंस्टेड सिंबल्स दिखाए गए थे, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये बोधि ट्री दिखाया गया है, तो ये सिंबल है। ह्यूमन फॉर्म आपको इन तीनों में ही आपको कहीं भी बुद्धा एज अ ह्यूमन नहीं दिख रहे हैं। एक एम्प्टी सीट देखिए, जैसे ये खाली जगह है, ये दिखाई गई है, और आप सेल्फ एज्यूम कर लोगे कि अच्छा यहाँ पे बुद्धा मेडिटेट कर रहे थे और उनको एनलाइटमेंट मिला, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। दूसरी इमेज है, ये एक स्तूपा जैसा दिख रहा है आपको, was meant to represent महापरिनिब्बा। Another frequently used symbol was this wheel। ये देखिए, जो थर्ड फिगर में यहाँ पे एक व्हील है, ये एक सेटिंग इन अ मोशन ऑफ अ व्हील इज धर्म। ये उस धर्म को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस व्हील को दिखाया गया है। और जो फर्स्ट समन जो बुद्धा ने दिया था सारनाथ में, उसको भी दिखाता है। तो आप इन तीनों पिक्चर्स में क्या समझ पा रहे हो कि सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बुद्धा की कहीं भी इमेज नहीं दिख रही है। ये भी देख सकते हो आप कि सिंपली एक ट्री है जो सिंबलाइजेज एन इवेंट इन लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो वो एक जो बुद्धा की लाइफ में इवेंट हुआ, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट समन दिया या फिर उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया, जैसे आप देख सकते हो ये गेटवे एट द वुमेन एट द गेटवे, ये इस तरीके का एक स्कल्पचर बना हुआ है। तो इन सब सिंबल्स से हिस्ट्री है जो समझी जा सकती है। तो आर्ट में भी हिस्ट्री है, इसीलिए आर्ट हिस्टोरियंस इन चीजों को पढ़ते हैं। अदर स्कल्पचर्स एट सांची, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी हैं जो डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडियाज से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप ये वाला स्कल्पचर अगर देखो तो ये डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडिया से इसका कोई रिलेशन नहीं। जैसे कि एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो स्विंग कर रही है एट द एज ऑफ द गेटवे। अब इसका बुद्धा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनिशियली जब ये चीजें मिली स्कॉलर्स को तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये इमेज का क्या मतलब हो सकता है। लिटिल टू डू विद द रिनाउंसिएशन। हाउएवर जब इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया, दे रियलाइज कि ये शिला भंजिका है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ, ये एक ऐसी वुमेन है जो किसी भी पेड़ को टच करती थी तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आने लग जाते थे। तो ये भी एक ऑस्पिशियस सिंबल है, जैसे कि शिला भंजिका। तो भाई ये एक वुमेन है जो किसी भी पेड़ को टच करती हैं तो उनमें से फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलने लग जाते हैं, बियर होने तक चलते हैं। तो ये एक ऑस्पिशियस सिंबल है एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। तो इसका एक मीनिंग भी है और ये डेकोरेशन के लिए भी यूज किया गया है। शिला भंजिका जो ये मोटिव है जो यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief। क्योंकि जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे वो हर धर्म से आए थे। कुछ लोग हिंदू थे, मोस्टली लोग हिंदू ही थे जो हिंदुइज्म से आए थे और उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को फॉलो किया।
तो जो उनके बिलीव्स थे बिफोर ज्वाइनिंग बुद्धिज्म, वो उन बिलीव्स को भी कनेक्ट करने लग गए अपने इस बौद्धिज्म को फॉलो करने के बाद। तो बेसिकली एक मिक्स प्रैक्टिस हो गई कि वो आइडियाज, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो वो अपने बौद्धिज्म में आने से पहले या प्री बुद्धिज्म जो वो फॉलो कर रहे थे, वो भी इन लोगों ने मिक्स कर दी यहाँ पे। कुछ दूसरी इमेजेस भी हमें मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एलिफेंट एट सांची। ये कितना फाइनली काम किया गया है, यहाँ पे आप देखो इतनी बारीक नक्काशी करना। दीज आर दी एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट्स, घोड़े, हॉर्स, मंकी, केटल्स, वाइल द जटाकास कंटेन सेवरल एनिमल स्टोरीज। अगर आपने पंचतंत्र या जटाका में स्टोरीज पढ़ी हो, हमें बचपन में भी पढ़ी हैं, तो उनमें काफी सारी एनिमल की स्टोरीज हैं और वो सांची में इमेजेस की फॉर्म में दर्शाई गई हैं। ये एनिमल्स को कार्व किया गया, जैसे कि आप यहाँ पे एलिफेंट को देख रहे हो, ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स को कार्व किया गया है और सीन्स बनाए गए हैं। एनिमल्स एक सिंबल भी होते थे, जैसे कि एलिफेंट जो है ये माना जाता है कि स्ट्रेंथ, कि एलिफेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रेंथ और विजडम रिप्रेजेंट करता है। गजलक्ष्मी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे भी एलिफेंट्स दिखाए गए हैं, तो क्योंकि स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल है। और इवन जटाका में भी काफी सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं। तो आप कह सकते हो कि एनिमल्स दो मोटिव हो सकते हैं, या तो वो स्टोरीज को लाइव सीन्स दिखा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक सिंबल हो, जैसे कि हर एनिमल, जैसे कि एलिफेंट है वो सिंबल है स्ट्रेंथ और विजडम का। एक और मोटिव है जिसमें वुमेन सराउंड की गई है लोटस और एलिफेंट से, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था। तो ये एक तरीके से अभिषेक हो रहा है उस वुमेन का, कि एलिफेंट्स उनके ऊपर फ्लावर्स डाल रहे हैं और ये एक तरीके से अभिषेक हो रहा है। तो अलग अलग मीनिंग्स हैं इमेजेस के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अभिषेक का, अभिषेक और कॉन्सिक्रेशन। वाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई जो ये वुमेन की फिगर है एज माया, जो माना जाता है कि मदर थी बुद्धा की। एक दूसरी इमेज भी है जिसमें माना जाता है, बिलीफ है, दो बिलीफ्स हैं। पहला तो ये हो गया कि ये एक वुमेन है जिसके ऊपर लोटस, आसपास लोटस है और एनिमल्स, एलिफेंट खड़े हैं। दूसरे मानते हैं कि ये माया है जो कि बुद्धा की मदर है। कुछ लोग कहते हैं कि गजलक्ष्मी लिटरली अ गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि एलिफेंट से एसोसिएट की जाती है। तो आप ये देख सकते हो कि हर स्कॉलर का अपना एक आइडिया है। ये वाले में देखो, जैसे ये आपको स्नेक जैसा लगेगा, सर्पेंट, तो ये भी एक सांची पे इस तरीके का स्कल्पचर मिला है। तो इन सब का एक मीनिंग है। तो आपको हर का इतनी डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्कल्पचर है वो माया या गजलक्ष्मी दोनों से आइडेंटिफाई होता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेम्स फ्यूगरिस कंसिडर्ड सांची टू बी द सेंटर ऑफ ट्रीज एंड सर्पेंट वर्शिप, यानी कि स्नेक और ट्रीज की वर्शिप के लिए उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया, जबकि वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे। तो वो बस इमेजेस देख के, उन्होंने जो ट्रीज की इमेज देखी, एलिफेंट्स की इमेज देखी, स्नेक्स की देखी, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अच्छा ये तो स्नेक्स और ट्रीज की वर्शिप वाला एरिया है। तो आपको इस पूरे स्कल्पचर वाले पार्ट में ये याद रखना है कि कुछ लोग जो दूसरे रिलीजन से आए, जो बुद्धिस्ट, प्री बुद्धिस्ट या नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स अपने वो ले आए और उन्होंने उनको भी इसमें ऐड किया। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा कि स्टार्टिंग में बुद्धा को एज अ ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखाया गया, सिंबल्स यूज किए गए थे। सिंबल्स वो थे जो उनकी लाइफ से रिलेटेड थे, जैसे उनको कब एनलाइटमेंट मिली, उन्होंने कहाँ अपना फर्स्ट समन दिया था, इन सब बातों से रिलेटेड सिंबल्स, जिसमें आपको ट्रीज मिलते हैं, आपको एनिमल्स मिलते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जटाका, जो अलग अलग स्टोरीज हैं जटाका की, उनसे रिलेटेड भी हमें यहाँ पे लाइव सीन्स देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स पे। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब इसमें, जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बताया कि बुद्धा को एज अ ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन इसमें आप देखोगे तो बुद्धा को एज अ ह्यूमन फॉर्म दिखाया गया है। तो ये न्यू ट्रेडिशन है।
अब देखिए इसमें आपको महायाना बुद्धिज्म और हिनयाना बुद्धिज्म ये दो टर्म्स आपको अब यहाँ पे समझनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। By the 1st century, there is an evidence in change of Buddhist ideas and practices. 1st century से हमें दिखता है कि बुद्धिस्ट आइडियाज जो उनकी सोच थी और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उसमें चेंज आया। Buddhist teachings had given a great importance to self effort. खुद एफर्ट करो किसके लिए? निबाना अचीव करने के लिए। बुद्धा ये रिगार्ड करते थे एज ह्यूमन बीइंग कि जो इनलाइटमेंट अटेन्ड एंड निबाना अपने खुद के एफर्ट से ही अटेन कर सकता है। कोई भी ह्यूमन जब वो खुद सेल्फ एफर्ट करता है, ये बुद्धा मानते थे, वो तभी निबाना और एनलाइटमेंट अटेन कर सकता है। ग्रेजुअली ये आइडिया इमर्ज हुआ एंड ये माना जाने लगा कि वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन, ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन। जो ये सब चीजें करता है, निभाना चाहिए कर लेता है, वही सैल्वेशन को प्राप्त कर सकता है। साइमल्टेनियसली बोधिसत्ता ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये इमर्ज होने लग गया। अब बोधिसत्ता क्या है? बोधिसत्तास वो लोग हैं जो माना जाता है परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं और वो थ्रू देयर एफर्ट्स यूज दिस नॉट टू अटेन निबाना देयर बाय अबैंडन द वर्ल्ड बट हेल्प अदर्स। ये लोग वो होते थे बोधिसत्तास जो एनलाइटमेंट या निबाना अटेन करने के लिए नहीं, एक मिनट ये देखिए, वो लोग बोधिसत्ता होते थे जो निबाना अटेन करने के लिए नहीं वर्ल्ड को छोड़ते थे बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए एफर्ट्स करते थे। अब वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास, जो बोधिसत्तास थे उनकी भी इमेजेस को पूजा जाने लगा। दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग और इसे कहा जाने लगा महायाना। जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग थी वो थी हिनयाना, ओल्डर ट्रेडिशन, जिसमें सिर्फ सिंबल्स थे, बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया था और उसमें सिर्फ बुद्धा को ही पूजा जाता था, बोधिसत्ता सा कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, था बोधिसत्ता सा कॉन्सेप्ट लेकिन उनको वर्शिप नहीं किया जाता था। तो फर्स्ट है हिनयाना जो कि लेसर व्हीकल या फिर ओल्डर आप कह सकते हो ट्रेडिशन, और दूसरा है ग्रेट व्हीकल जो कि है न्यू वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज महायाना लिटरेरी। तो दो हो गए आपके ट्रेडिशन, एक है महायाना और एक है हिनयाना। जो सपोर्टर्स ऑफ महायाना रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स एज हिनयाना, जो महायाना जो मॉडर्न थिंकर्स थे, अब न्यू वे ऑफ थिंकिंग थी, उन्होंने बाकी सबको हिनयाना बोल दिया, लेसर व्हीकल। जो ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे वो अपने आप को तीर्थावंदीस कहते थे। एंड दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड तीर्थास। तो दो तरीके से आप कह सकते हो कि बिलीव्स में डिवीजन आ गया, एक हिनयाना और एक महायाना। अब इस वक्त में द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, द नोशन ऑफ सेवियर वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। ये ही सिमिलर आइडिया हमें डिफरेंट वेज विद इन ट्रेडिशंस भी मिलते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म। दीज इंक्लूडेड वैष्णविज्म जो कि एक हिंदुइज्म का पार्ट है जिसमें विष्णु भगवान को पूजा जाता है, प्रिंसिपल डेटी है ये पहला। दूसरा है शैविज्म जिसमें शिवा को रिगार्ड किया जाता है एज अ गॉड, इन विच ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन द वर्शिप ऑफ चूजन डेटी। कुछ वैष्णविज्म है जो वैष्णव को पूछते हैं, जो विष्णु भगवान को पूछते हैं, और कुछ शैविज्म है जो शिव जी को पूछते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक आप अपना डेटी चूज कर रहे हो, गॉड जिसको आप वर्शिप करना चाहते हो। इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड was visualized as one of love, devotion और भक्ति। जो कि आप सपोज आप विष्णु जी को चुनो या आप शिव जी को चुनो, चॉइस इज योर्स,
बट उनके साथ एक बॉन्ड दिखाया जाता था जो कि लव और भक्ति या डिवोशन का होता था। अब अगर आप वैष्णविज्म की बात करो जिसमें विष्णु भगवान जी को पूजा जाता है, आपको पता होगा कि विष्णु इनकारनेशन या अवतार हैं। इनके अलग अलग अवतार हुए हैं। 10 अवतार्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है विद इन द ट्रेडिशन एंड दैट द डेटी वाज बिलीव टू हैव एज्यूम्ड कि वो जब भी धरती पे संकट आएगा वो अलग अलग अवतार लेंगे और दुनिया में जो भी बुरा इविल फोर्सेस हैं उनकी डोमिनेंस को हटा के दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसे उन्होंने अवतार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में लिए हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डेटीज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, तो इन सबको चाहे वो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उन सबको अलग अलग अवतार माना जाता है किसका? लॉर्ड विष्णु का। कुछ अदर है जो शिव जी को पूछते हैं, सिंबलाइज एज लिंग, जो कि लिंग फॉर्म में शिवलिंग है जो, उसके तरीके से भी उनको पूछते हैं। कुछ उनको एज अ ह्यूमन फॉर्म में भी पूछते हैं। तो शिव जी में भी आपके पास एक दो तरीके के वेरिएशन है कि या तो आप लिंग की फॉर्म में पूछ रहे हो या आप ह्यूमन फॉर्म में भी आप भक्ति कर सकते हो। तो ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज दिखाती हैं। सिंबल्स हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वेपन्स, आयुधास, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स, जो हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं, वो सब काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। टू अंडरस्टैंड दीज स्कल्पचर्स, ये जो अलग अलग स्कल्पचर्स हैं उनकी स्टोरीज, जो उनके पीछे की स्टोरीज हैं पुराण में या फिर जो ब्राह्मण्स ने कंपाइल की हैं, हिस्टोरियंस को उनकी मदद लेनी पड़ती है, तब जाके वो उनके पीछे की स्टोरीज को समझ पाते हैं। क्योंकि ये बातें और ये जो पुराण में लिखा गया है और जो ये कहानी है, ये भगवान जी की, ये बहुत टाइम से स्प्रेड हो रही हैं। और जनरली ये एक सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखी जाती थी और अलाउड, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ये तेज तेज पढ़ी जाती थी, स्पेशली वुमेन और शूद्रास के लिए, क्योंकि इन दोनों को वैदिक लर्निंग करनी अलाउड नहीं थी। ना वुमेन को ना शूद्रास को वैदिक लर्निंग करनी अलाउड नहीं थी। जो भी पुराण में लिखा होता था वो जनरली प्रीस्ट्स, मर्चेंट, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, वो जो भी उनको पता होता था वो एक दूसरे से शेयर करते जाते थे और इस तरीके से आइडियाज स्प्रेड होते चले गए। एक जगह से दूसरी जगह कोई मर्चेंट गया, कोई वुमेन गई, कोई मैन गया, कोई प्रीस्ट गया, उसको जो उसने सीखा था वो उसने अपने तरीके से स्प्रेड कर दिया। फॉर इंस्टेंस वैष्णो, अब आप देखोगे तो मथुरा रीजन में कृष्ण जी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और उस एरिया में उनको बहुत ज्यादा वर्शिप किया जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेटीज मेजरली वर्शिप किए जाने लगे और टेम्पल्स बनने लग गए। अराउंड द टेम्पल दैट द स्तूपास एट द साइट, जैसे कि स्तूपा के आसपास अलग अलग चीजें बनी, इसी तरीके से अराउंड द टाइम सांची वॉज एक्वायरिंग द प्रेजेंट फॉर्म, उसी तरीके से एक फर्स्ट टेम्पल्स ऑफ हाउस इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वर आल्सो बिल्ड। जब स्तूपास बिल्ड हो रहे थे उसी वक्त पहले टेम्पल भी बनने लगा। जो स्टार्टिंग का टेम्पल होता था वो बहुत छोटा सा स्क्वायर रूम होता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था, जिसका एक दरवाजा होता था जहां से सिंगल एंट्री होती थी। एंड ऑफन जो वर्शिप जिसको किया जा रहा है, जिस गॉड को वर्शिप किया जा रहा है, उनकी इमेज होती थी। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता गया और इसके ऊपर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसे शिकारा कहा जाता है वो भी बिल्ड हो गया सेंटर श्राइन के ऊपर। इस तरीके से एक शिकारा बिल्ड हो गया और जो टेम्पल के आसपास की दीवार थी उनको अलग अलग स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाने लगा। लेटर टेम्पल के आसपास एक असेंबली हॉल बन गया, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई, दरवाजे बन गए और अरेंजमेंट किया जाने लगा सप्लाई का। फिर धीरे धीरे यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी भी हो गई थी, तो एक काफी यूनिक स्ट्रक्चर बन गया टेम्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एक पूरी स्ट्रक्चर एक केव, एक रॉक पे बना दिया गया है। एंड ट्रेडिशन
इन्वॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस, जो कि हमने भी देखा कि कैसे एक पूरा का पूरा टेम्पल कार्व आउट किया गया है काशीनाथ। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर कार्व किया गया है, जो कि माना जाता है कि नेम ऑफ शिवा। तो इतनी बेहतरीन तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है, वो भी एक रॉक से। और वो कैसे बनाया होगा उन्होंने, ये हमारी समझ में आज भी नहीं आया है। कैन वी सी एवरीथिंग नाउ? हमने काफी बड़ा बड़ा ट्रेडिशन देखा, अलग अलग बातों के बारे में देखा, जो कि हमें ब्रिक्स स्टोन आर्किटेक्चर से भी पता चलता है, पेंटिंग्स स्कल्पचर, हमने मूर्तियां देखी, हमें उन सब चीजों से पता चलता है। काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन कुछ आज भी एग्जिस्ट करती हैं। और आर्टिस्ट स्कल्प्टर्स, जो स्पेशली जो हिस्टोरियंस हैं, वो इन सब काम को देख के हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया होगा उस वक्त जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कैसे ये सब चीजें बनाई गई होंगी। अब जब सबसे पहले यूरोपियन स्कॉलर्स ने स्कल्पचर्स देखे थे गॉड और गॉडेसेस के, वो समझ नहीं पाए थे इन सब चीजों को। वो एक तरीके से डर गए थे इन फिगर्स को देख के कि जिनकी बहुत सारे हाथ हैं, मल्टीपल हेड्स हैं, एक ऐसा फिगर जिसमें ह्यूमन और एनिमल कंबाइन, जैसे कि नरसिंह अवतार कहा जाता है, ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर्स देख के वो डर गए थे। अर्ली स्कॉलर्स ट्राई टू मेक सेंस, जो भी उनको दिखा उन इमेजेस को, अभी तक की जो भी चीजें उनको एंशियंट ग्रीक, क्योंकि उस वक्त उनको यही चीज की नॉलेज थी, वो उससे जो भी उनको समझ आया वो करते गए, क्योंकि वो इंडियन स्कल्प्टर्स को बड़ा इंफीरियर समझते थे। वो सोचते थे कि ग्रीक आर्टिस्ट ही ग्रेट है, उनको सब कुछ आता है, इंडियन स्कल्प्टर्स तो बेकार है, उनको कुछ नहीं पता। तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा and bodhisattvas. They were evidently based on Greek models. These were more often than not found in the northwest cities of Taxila, Peshawar, जो कि आज पाकिस्तान में है, were Indo-Greek rulers and had established kingdom। उस टाइम की ये इमेजेस थी। इन इमेजेस को ग्रीक स्टैचूज के जैसा ही बनाया गया था, तो इनको फेमिलियरिटी मिली और ये माना गया कि ये बेस्ट एग्जाम्पल था इंडियन आर्ट का। स्कॉलर्स ने फिर ये स्ट्रैटेजी अपनाई, डिवाइजिंग अ यार्डस्टिक डिराइव फ्रॉम फेमिलियर टू द मेक सेंस ऑफ अनफेमिलियर। जो जानते हैं, बेसिकली नोन है उनको, उससे वो अननोन की तरफ जाने लगे, फेमिलियर से वो अनफेमिलियर की तरफ जाने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको चीजें पता चली। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो लिखी गई चीजें हैं और जो बनाई है इमेज, वो मैच नहीं करती थी। तो ये एक लिमिटेशन कह सकते हो, या अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम हिस्टोरियंस, आर्ट हिस्टोरियंस फेस करते थे, तो वे होता था कि टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो लिखी हुई चीजें हैं, उनको समझ के मूर्ति या कोई स्कल्पचर है उसमें से मतलब निकालना। ये बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैचूज के साथ। ये इतना आसान नहीं होता था। जैसे कि आप देख सकते हो, एक स्कल्पचर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में मिला है। इसकी इमेज आपको बुक में भी दी गई है। ये देखिए, ये एक स्कल्पचर है, महाबलीपुरम में मिला है। ये एक रॉक पे बनाया गया है। इतना अमेजिंग तरीके से ये बनाया गया है कि जब हिस्टोरियंस ने इसको देखा तो वो हैरान हो गए थे कि ये कैसे ही बनाया गया होगा। तो अब इससे कोई स्टोरी क्या थी, आर्ट हिस्टोरियन ने सर्च किया थ्रू पुरान्स टू आइडेंटिफाई, बट एंड में क्योंकि सबने अपने खुद के मीनिंग्स निकाले, तो ओपिनियन डिवाइड हो गया। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक रिवर गंगा हेवन से आती है, स्वर्ग से गंगा नदी बहती है, उस तरीके की सीन को दिखाया गया है, जो रॉक जिस तरीके का है। स्टोरी इटसेल्फ नरेटेड इन पुरान्स एंड एपिक, ये पहला ओपिनियन है। दूसरा, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये महाभारत का सीन है। अर्जुन रिवर गंगा पे या रिवर बैंक के रिवर पे बैठे हैं और वो अपनी आर्म्स के साथ, सेंट्रल फिगर ये देखिए। तो अब इसमें दो ओपिनियन डिवाइड हो गए हैं।
पहला कह रहा है कि ये गंगा नदी हेवन से आ रही है, वो दिखाया जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि ये महाभारत का सीन हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये लिमिटेशन है, हमारे अपने ओपिनियंस भी मिक्स एंड मैच हो रहे हैं। एंड फाइनली हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे बिलीफ, जो मानते हैं चीजें और फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होती परमानेंट विजिबल फॉर्म। मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर और इवन पेंटिंग्स, इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया था क्योंकि ये डेली प्रैक्टिसेस थी, तो इनको एसोसिएटेड विद स्पेशल ओकेजन। Many communities and people may not have felt the need of keeping lasting records, क्योंकि आपकी जो डेली प्रैक्टिसेस होती है ना, डेली रूटीन होता है, या आप रोज की जो वर्शिप करते हो या आप रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हो, आप उन्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते कि आप उसको स्कल्पचर्स पे कार्व करवा दो, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता होगा। तो काफी लोगों ने या काफी कम्युनिटीज ने, ग्रुप ऑफ लोगों ने इसको जरूरी ही नहीं समझा होगा कि वो अपनी बातों को रिकॉर्ड करवाएं, इवन एज दे मे हैव बीन अ वाइब्रेंट ट्रेडिशन और रिलीजियस एक्टिविटीज। बहुत ही अमेजिंग उनकी एक्टिविटीज हो सकती हैं, उनके फिलोसफिकल आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो इसीलिए हम एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमें जो भी दिख पाया, हमने इस चैप्टर में वो समझने की कोशिश की है। तो ये आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया है और इसके साथ आपकी जो बुक 1 है वो भी पूरी खत्म हो चुकी है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको नोट्स बहुत जगह से मिल सकते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन जब तक आप बुक से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल आते हैं, तो आप अपने आंसर्स खुद लिख पाओगे अगर आपको एक बार स्टोरी पता है कि क्या चल रहा है चैप्टर में। तो ये था चैप्टर 4। अब हम मिलेंगे चैप्टर 5 की डिस्कशन में, जो कि आपकी बुक 2 है क्लास 12th की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, वैसे तो आपने क्लिक कर दिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।